नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे मार्च 2003 में इराक वॉर के बिल्कुल पहले इराकी सेंट्रल बैंक से लगभग $1 बिलियन नकद एक 110 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए निकाल लिए गए थे। यह कोई आर्म्ड रॉबरी नहीं थी, न कोई अलार्म बजा, न कोई फायरिंग हुई। सिर्फ अथॉरिटी का इस्तेमाल हुआ और सेंट्रल बैंक के वॉल्ट्स से पैसा ट्रक्स में भरकर बाहर ले जाया गया। पार्ट 1 यहीं खत्म हुआ था जब बगदाद गिर चुका था, सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो चुका था और पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहाँ। पार्ट 2 में हम इसी मिसिंग मनी, उससे जुड़ी थ्योरीज और पावर के डार्क साइड को विस्तार से समझने वाले हैं। बगदाद फॉल के बाद का केओस। अप्रैल 2003 में जब यूएस फोर्सेस ने बगदाद में प्रवेश किया, तब इराक एक फंक्शनल कंट्री नहीं रह गया था। गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी, पुलिस और आर्मी डिसबैंड हो रही थी और हर तरफ केओस फैला हुआ था। मिनिस्ट्रीज लूटी जा रही थीं, म्यूजियम्स तक सुरक्षित नहीं थे और स्टेट रिकॉर्ड्स जलाए जा रहे थे। ऐसे माहौल में इराकी सेंट्रल बैंक का पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर सिक्योरिटी नाइटमेयर बन चुका था। जल्द ही यूएस मिलिट्री को यह जानकारी मिली कि सद्दाम के पैलेसेस और सीक्रेट बंकर्स में भारी मात्रा में कैश छिपाकर रखा गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस शुरू किए गए। यूएस फोर्सेस और कैश रिकवरी। इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान यूएस ट्रूप्स को बेहद चौंकाने वाली चीजें मिली। प्रेसिडेंशियल पैलेसेस के अंदर, सील्ड रूम्स और फॉल्स वॉल्स के पीछे सैकड़ों मिलियन डॉलर्स कैश बरामद हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग $650 मिलियन रिकवर किए गए, जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पैक किए गए थे। यह साफ संकेत था कि यह पैसा किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षित रखा गया था। बाद में यह रकम इराकी अथॉरिटीज को सौंप दी गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह भी स्पष्ट होता गया कि यह पूरा पैसा नहीं था और सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड्स के अनुसार अब भी सैकड़ों मिलियन डॉलर्स लापता थे। कैश क्यों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है कैश। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के विपरीत कैश का कोई ऑडिट ट्रेल नहीं होता। एक बार जब पैसा वॉल्ट से बाहर निकल जाता है, तो न कोई बैंक रिकॉर्ड उसे फॉलो कर सकता है और न ही कोई इंटरनेशनल एजेंसी उसके रास्ते को पूरी तरह ट्रेस कर सकती है। यही कारण है कि इराकी सेंट्रल बैंक हाइस्ट को एक तरह का परफेक्ट क्राइम कहा जाता है, क्योंकि चाहे इन्वेस्टिगेशन कितनी भी गहरी क्यों न हो, जब तक कोई इनसाइडर सच न बोले, कैश मूवमेंट का ठोस सबूत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। थ्योरी 1, एस्केप और रेजिस्टेंस फंड। पहली थ्योरी यह थी कि यह पैसा सद्दाम हुसैन के एस्केप और भविष्य की रेजिस्टेंस के लिए रखा गया था। तर्क यह था कि जब कोई रेजीम गिरती है, तब कैश ही असली पावर बन जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल लॉयल फोर्सेस को पे करने, वेपन्स खरीदने और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स को जिंदा रखने के लिए किया जा सकता था। लेकिन दिसंबर 2003 में जब सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, तो उसके पास ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला जो यह साबित करे कि सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का कोई एक्टिव रेजिस्टेंस फंड काम कर रहा था, जिससे यह थ्योरी अधूरी लगने लगी। थ्योरी 2, इनसाइडर्स और सिस्टम फेलियर। दूसरी थ्योरी कहीं ज्यादा असहज करने वाली है, क्योंकि यह पूरे सिस्टम फेलियर को उजागर करती है। बगदाद के गिरने के बाद सेंट्रल बैंक और अन्य गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स लगभग लीडरलेस हो चुके थे। ऐसे केओस में इनसाइडर्स, करप्ट ऑफिशियल्स या आर्म्ड ग्रुप्स के लिए पैसा डाइवर्ट करना आसान हो सकता था। लेकिन इतनी बड़ी रकम को मूव करने के लिए सिर्फ मौका नहीं, बल्कि मजबूत प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, जो यह साबित करता है कि यह काम रैंडम लूटर्स के बस का नहीं था। थ्योरी 3, ब्लैक मार्केट और वॉर इकोनॉमी। तीसरी थ्योरी के अनुसार यह पैसा वॉर इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लंबे समय से कैश बेस्ड नेटवर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जहां आर्म्स डीलर्स, स्मगलर्स और रीजनल प्लेयर्स चुपचाप ऑपरेट करते हैं। अगर इराकी सेंट्रल बैंक का पैसा इन नेटवर्क्स में चला गया, तो वह कैश धीरे धीरे अलग अलग देशों और अलग अलग हाथों में सर्कुलेट हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में रिकवरी लगभग असंभव हो जाती है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में पहुंचा कैश कभी पूरी तरह ट्रेसेबल नहीं रहता। लीगैलिटी वर्सेस मोरालिटी। इस कहानी का सबसे विवादास्पद पहलू यह है कि तकनीकी रूप से यह कदम इलीगल नहीं था। उस समय सद्दाम हुसैन ही इराक का प्रेसिडेंट था और सेंट्रल बैंक को दिया गया आदेश स्टेट अथॉरिटी के अंतर्गत आता था। लेकिन मोरालिटी के स्तर पर सवाल उठता है कि क्या किसी नेता को अपनी देश की रिजर्व फंड्स को अपनी निजी सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए? यह पैसा इराकी पीपल का था, जो पहले ही सैंक्शंस, पॉवर्टी और वॉर से जूझ रहे थे, और इसी नैतिक टकराव के कारण इसे दुनिया की बिगेस्ट बैंक हाइस्ट कहा जाता है। Why this heist still matters? इराकी सेंट्रल बैंक हाइस्ट सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक गंभीर वार्निंग है कि जब पावर, सीक्रेसी और केओस एक साथ मिलते हैं, तो सबसे मजबूत सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं। आज भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इस मामले को स्टडी करते हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि आधुनिक दुनिया में भी स्टेट लेवल थेफ्ट संभव है, वह भी बिना एक भी बुलेट चलाए।
आज लगभग 20 इयर्स बाद भी इराकी सेंट्रल बैंक का पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ है। न कोई फाइनल रिपोर्ट आई और न ही कोई क्लियर कंक्लूजन सामने आया। कुछ राज शायद हमेशा के लिए हिस्ट्री के अंधेरे में ही दबे रह जाते हैं, और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी अक्सर वहीं होती है जहां सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए स्टे ट्यून्ड।